पानी जीवन का अमृत है, धरती पे जीवन के लिए बहुत जरूरी। ये हर जीव के अस्तित्व का आधार है। लेकिन कभी सोचा है कि ये कीमती पानी कहां से आया? इसका स्रोत क्या है? पानी की कहानी एक कॉस्मिक कहानी है जो ब्रह्मांड की रचना में बुनी हुई है। ये कहानी हमें ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ती है। ये एक सफर है जो हमें तारों के गर्भ से लेकर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार तक और अंत में हमारी धरती तक ले जाता है। ये सफर अद्भुत और रहस्यमय है। पानी H2O, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलन से बनता है। ये सरल सा दिखने वाला अणु जीवन के लिए अनिवार्य है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट बिग बैंग में बना था, जब अंतरिक्ष और समय की शुरुआत हुई थी। ये सबसे पुराना एलिमेंट है। लेकिन ऑक्सीजन की उत्पत्ति तारों से जुड़ी है। तारे अपने जीवन के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तारों का जन्म, जीवन और मृत्यु पानी के निर्माण से जुड़े हैं। जब तारे मरते हैं तो वे अपने भीतर के तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। तारों के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन से ऑक्सीजन बनता है। यह प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर होती है। तारे गर्म गैस के ये विशाल गोले कॉस्मिक रसोई घर की तरह काम करते हैं, जहां हल्के एलिमेंट्स को भारी एलिमेंट्स में बदलते रहते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हल्के एलिमेंट्स को भारी एलिमेंट्स में बदलते रहते हैं। इस प्रकार तारे ब्रह्मांड के रसोइये हैं जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को तैयार करते हैं। हमारे सूरज से कई गुना बड़े तारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन के कारखाने हैं। इन तारों में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो उनके कोर को दबाता है, जिससे बहुत ज्यादा तापमान और दबाव बनता है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन यही नहीं रुकता। हीलियम एटम्स भी आपस में मिलकर कार्बन, नाइट्रोजन और सबसे जरूरी ऑक्सीजन बनाते हैं। ये तारों की भट्टियां तब तक चलती रहती हैं जब तक वो अपनी सीमा तक नहीं पहुंच जाती। हमारे सूरज से बड़े तारों की ये सीमा आयरन के बनने के साथ आती है। आयरन दूसरे एलिमेंट्स से अलग एनर्जी रिलीज नहीं करता, बल्कि कंज्यूम करता है। इससे तारे के जीवन का अंत हो जाता है, एक सुपरनोवा। सुपरनोवे ब्रह्मांड की सबसे एनर्जेटिक घटनाओं में से एक है। जब एक बड़े तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाता। कोर अपने आप गिर जाता है। एक रनवे फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती है जो तारे को एक धमाके में फाड़ देती है। यह धमाका सिर्फ एक तमाशा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक जरूरी घटना है। सुपरनोवा की एनर्जी तारे के बाहरी हिस्से को नए बने ऑक्सीजन समेत अंतरिक्ष में फैला देती है। ये मटेरियल हेवी एलिमेंट्स से भरा अंतरिक्ष में गायब नहीं हो जाता। ये इंटरस्टेलर मीडियम का हिस्सा बन जाता है जो गैलेक्सीज में फैला गैस और डस्ट होता है। इसी इंटरस्टेलर मीडियम में पानी के मॉलिक्यूल्स बनने की तैयारी होती है। सेक्शन 4, इंटरस्टेलर बादल, जहां पानी के अणु बनते हैं। इंटरस्टेलर माध्यम खाली लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह गैस और धूल के बादलों से भरा है जो पुराने सुपरनोवे और तारों की हवाओं के अवशेष हैं। ये बादल, जिन्हें मोलेक्युलर क्लाउड्स कहते हैं, नए तारों और ग्रहों के जन्म स्थान बनते हैं। इन बादलों में पानी के इंग्रेडिएंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टकराते और इंटरैक्ट करते हैं। अंतरिक्ष का कम तापमान एब्सोल्यूट जीरो से बस कुछ डिग्री ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स के बनने में अहम भूमिका निभाता है। इस ठंड में पानी के मॉलिक्यूल्स धूल के कणों पर चिपक जाते हैं। ये बर्फीले धूल के कण पानी के मॉलिक्यूल्स से ढके भविष्य के ग्रहों, कॉमेट्स और दूसरे खगोलीय पिंडों के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। सेक्शन 5, धूल के कणों से बर्फीले दिग्गजों तक। बर्फीले धूल के कणों से भरे मोलेक्युलर क्लाउड्स स्थिर नहीं होते। ये बादल अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, हमेशा गति में रहते हैं। ये लगातार गति में होते हैं, गुरुत्वाकर्षण और इंटरस्टेलर मीडियम के टर्बुलेंस से प्रभावित। इस गति और हलचल के कारण धूल के कण आपस में टकराते हैं। समय के साथ ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण कोलैप्स हो सकते हैं, जिससे नए तारे बनते हैं। ये तारे अपने चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। जैसे ही एक नया तारा बनता है, उसके चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है, जो मोलेक्युलर क्लाउड का बचा हुआ हिस्सा होता है। इस डिस्क में बहुत सारी सामग्री होती है। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में ग्रह बनते हैं।
ये ग्रह धीरे धीरे धूल और गैस के कणों से मिलकर बनते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स वाले बर्फीले धूल के कण इस प्लैनेटरी कंस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कण ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। डिस्क में धूल के कण टकराते और चिपकते हैं, बड़ी चीजें बनाते हैं। ये टकराव और मिलन ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तारे के पास जहां तापमान ज्यादा होता है, पानी की बर्फ भाप बन जाती है। इस क्षेत्र में केवल धातु और चट्टानें ही ठोस रूप में रह पाती हैं। लेकिन दूर फ्रॉस्ट लाइन के पार पानी की बर्फ जमी रहती है, जिससे हमारे सौर मंडल के जुपिटर और सैटर्न जैसे बर्फीले ग्रह बनते हैं। ये ग्रह अपने विशाल आकार और बर्फीले संरचना के लिए जाने जाते हैं। सेक्शन 6, प्यासे ग्रहों तक पानी पहुंचाना। पानी से भरपूर ग्रहों का बनना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। शुरुआती सौर मंडल कैओटिक था। प्लैनेटेसिमल्स और प्रोटोप्लैनेट्स आपस में टकराते रहते थे। इन टक्करों ने सौर मंडल में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में अहम भूमिका निभाई। कॉमेट्स, जिन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहते हैं, शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं, पानी की बर्फ और दूसरे वॉलेटाइल कंपाउंड से भरपूर। ये बर्फीले वॉन्डरर बाहरी सौर मंडल से निकलकर पृथ्वी समेत अंदरूनी ग्रहों पर बरसे ढेर सारा पानी लाते हुए हम जो पानी पीते हैं, जिन महासागरों में हम सेलिंग करते हैं और हमारे ग्रह के ध्रुवों पर जो बर्फ चमकती है, ये सब इस एंशिएंट कॉस्मिक बॉम्बार्डमेंट का प्रमाण है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाला पानी सचमुच तारों का एक उपहार है, जो अरबों सालों की सेलेस्टियल इवेंट्स के जरिए हमारे ग्रह पर पहुंचा है। सेक्शन 7, कॉस्मिक पानी के रास्ते को खोजना। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाती है। ब्रह्मांड में पानी की कहानी कॉस्मिक घटनाओं के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विशाल तारों के गर्भ से लेकर इंटरस्टेलर क्लाउड्स की ठंडी गहराई तक पानी की यात्रा अद्वितीय और रहस्यमय है। शुरुआती सौर मंडल की कायोस से लेकर पत्ती पर ओस की बूंद की शांत सुंदरता तक पानी की कहानी हर जगह बसी हुई है। पानी हम सभी को जोड़ता है। यह नदियों, बारिश और महासागरों के माध्यम से लैंडस्केप्स और लोगों को एक साथ लाता है। वैज्ञानिक लगातार कॉस्मिक पानी के रास्ते के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे टायरलेसली काम कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल और उसके बाहर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट का उपयोग कर रहे हैं। यह एक निरंतर प्रयास है। जुपिटर और सैटर्न के बर्फीले चंद्रमाओं से लेकर दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले दूर के एक्सोप्लैनेट्स तक पानी की खोज जारी है। पानी की खोज जीवन की ही खोज है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन कहां और कैसे पनप सकता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते हैं, हम अपने अस्तित्व के मूलभूत सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। हम उन कंडीशंस के डेलिकेट बैलेंस की गहरी सराहना करते हैं, जिन्होंने हमारे ग्रह पर जीवन को फलने फूलने दिया। यह एक अद्भुत संतुलन है। पानी की कहानी एक रिमाइंडर है कि हम सभी तारों की संतान हैं और हम सभी कॉस्मिक एलिमेंट्स से बने हैं। विशाल ब्रह्मांड से उन एलिमेंट्स द्वारा जुड़े हुए हैं जो हमारे शरीर और हमारी दुनिया को बनाते हैं। यह एक इंटरकनेक्टेडनेस की कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।